Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new series to complete new NCERT of class 8th. तो इसमें हम social science start करने वाले हैं. We will cover each and every chapters from each and every textbook of class 8 new NCERT. Okay, so let us just start with social science NCERT of class 8 जिसका नाम है Exploring Society India and Beyond. यही नाम है टेक्स्ट बुक का. ग्रेड 6 से हम देखते चले आ रहे हैं. यहाँ पे थीम ए हम स्टार्ट करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का पार्ट है. इसमें फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. एक ही चैप्टर है थीम ए में. थीम ए का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है आपके. ठीक है, सो थीम ए का चैप्टर 1 जिसका पार्ट 1 हम देखने वाले. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सीरीज. और बाकी मैं सबसे पहले किस टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स कवर करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. ये आपकी कंटेंट शीट है टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो देख लेते हैं. सो थीम ए एक ही चैप्टर है. थीम बी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है इसमें 3 चैप्टर है. देन ये हमारा थीम सी होना चाहिए, यहाँ डी दिया हुआ है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, और थीम ई है हमारा इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस. ओके, सो यहाँ पे 4 तक चैप्टर है. देन 5, 6 एंड 7 चैप्टर्स इन टोटल. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बुक का नाम दिया है द फ्यूचर वी चूज, जिसको लिखा है क्रिस्टियाना फिग्रिस एंड टॉम रिविट कानिक ने. उस बुक का एक यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है, या कह सकते हैं एक पोर्शन दिया हुआ है. चलिए रीड करते हैं. कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट we need to do. We must move towards a regenerative economy, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज. यहाँ पर सारी चीजें कही गई हैं. जो इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए, री वाले कितने सारे वर्ड है देखिए. रीजेनरेटिव, देन रीपर्पसिंग, देन रिटर्न, रीजेनरेटर, रिसाइकल, ये सब क्या है, रिप्लेनिशिंग. सो हमें एक ऐसी प्रकृति की तरफ मूव होना चाहिए जैसे प्रकृति का खुद का एक नेचर है, वो अपनी चीजों को रीजेनरेट कर लेती है या रिसाइकल कर लेती है. जैसे कोई पेड़ है, अगर वो सूख जाता है, सूख कर गिर जाता है, तो उसका सूख जाता है तो वो खुद से सड़कर खाद बन जाता है. प्रकृति उसका भी यूज करके वहां से एक नया पौधा ग्रो होता है, जो कि ये जो खाद है वो काम करता है उस नए पौधे को ग्रो करने में, है ना. तो प्रकृति का एक नेचर है, नेचर का एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी चीजों को रीजेनरेट कर लेती है. तो हमें ऐसी ही सोसाइटी की तरफ रिटर्न होना चाहिए, या ऐसे ही प्रकृति की तरफ रिटर्न होना चाहिए जहां पर जो वेस्ट है उसको हम दोबारा से रीजेनरेट कर सकें, दोबारा से रीपर्पस के लिए उसको रीयूज कर सकें किसी भी रिसोर्स को. ओके, सो कोई भी जो अभी सोशल साइंटिस्ट है हमारे, वो यही कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, हमें रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए जिससे कि हम प्रकृति के साथ हार्मनी यानी पीसफुल तरीके से रह सके, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए. ओके, सो इस चैप्टर में मेन जो क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, मतलब बांटते कैसे हैं. हमने पहले की क्लासेस में भी चीजों को कैटेगरी में बांटना सीखा है ना. सो कैसे कैटेगरी बनाएंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है. What is the connection between distribution of natural resources and different aspects of life? यहाँ पर क्या कनेक्शन है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उसमें लाइफ का क्या क्या एस्पेक्ट्स का क्या कनेक्शन है, क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम जानेंगे. एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अनसस्टेनेबल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है या फिर ओवर यूज कहा जाता है. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इससे क्या क्या नुकसान होता है. कुछ इमेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, आई होप यू कैन सी दिस. सो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. यस, दूध सागर वाटरफॉल एंड रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया. ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल है यहाँ पर, और ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है कनेक्ट करने के लिए दो पार्ट को. यहाँ देखिए जेंटल प्लाइंग कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंसेस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मिक्सचर. ये जो खेतों को बैल के थ्रू या हल के थ्रू जोता जाता है, तो इसमें जो मॉइस्चर है वो रिटेन होता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है. देन माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, यहाँ पर पानी से हमें एक प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं तैयार किया गया है, हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें फ्लोइंग वाटर इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है. वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके जो प्रेशर है उससे
से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये एक पिक्चर है, एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सीवेड, समुद्र के अंदर जहाँ पे तेल पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका एक पिक्चर है। यहाँ पर एक मधुमक्खी का आप छत्ता देख सकते हैं जिसमें से हनी कलेक्ट किया जाता है या शहद कलेक्ट किया जाता है। ओके, चलिए अब चैप्टर को हम देखते हैं आगे। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। नेचर, प्रकृति जो है उसे हम रिसोर्स कब बोलने लग जाते हैं। प्रकृति तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन रिसोर्स कब बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आपने सुना होगा, तो कब बोलते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड नेचर इज टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। सो ये जो नेचर वर्ड है, नेचर का मतलब क्या है, नेचर में क्या क्या चीजें आती हैं? सो लिविंग बींग्स यानी लाइफ वाली सारी चीजें, नॉन लिविंग फॉर्म्स जिसमें प्राण नहीं है वो सारी चीजें, कंकड़ पत्थर, ये सब भी प्रकृति का पार्ट है। फिर जिसमें प्राण है जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड लाइफ्स हो गई, ये सारी चीजें प्रकृति में ही आते हैं। पेड़ पौधे हो गए जो कि नॉट, किसने नहीं बनाया है? ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया है। ऐसी सारी चीजें प्रकृति में इंक्लूड होती हैं। अगर एक लाइन में बोलना हो तो नेचर क्या है? वो सभी चीजें जो प्रकृति में पाई जाती हैं जो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन ह्यूमन यूज दीज फॉर देयर सस्टेनेंस और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज। यही चीजें जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे पेड़, पेड़ प्रकृति में पाया जाता है, ये क्या है? नेचर का पार्ट है, नेचर इससे मिलकर बना है। लेकिन इसे हम रिसोर्स कब कहेंगे? जब इस पेड़ को ह्यूमन बीइंग अपने यूज के लिए, अपनी जरूरत के लिए इससे कोई नई चीज बना ले, अपने रहने के लिए या फिर कंजम्पशन, यूज करने के लिए, तो उस नेचर की चीज को हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे इस पेड़ को कट किया, ठीक है, इससे वुड मिला, हमें लकड़ी मिली, अब इस वुड से हमने फर्नीचर बना दिया, ठीक, तो फर्नीचर अब हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। सो अब ह्यूमन बीइंग ने इस नेचर में पाए जाने वाली चीज को यूज किया, अपने लिए फर्नीचर बनाया, तो ये क्या हो गया? अब पेड़ ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बन गया? रिसोर्सेस। ओके, संसाधन, हिंदी में हम इसे कहते हैं संसाधन। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि जब प्रकृति की किसी चीज को ह्यूमन बीइंग अपने यूज के लिए कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। उसको मानव की जरूरत नहीं है पेड़ को अपने सर्वाइवल के लिए। व्हेन वी कट देम, कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, वी सी द ट्री एज रिसोर्सेज। तो ट्री क्या बन जाता है? रिसोर्सेज बन जाता है। ओके, ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट इजिली एक्सेसिबल। ये जो एंटिटीज हैं या जो नेचर में चीजें पाई जाती हैं, ये हमें आसानी से हमेशा नहीं मिलती। जैसे कि वो एग्जाम्पल, ये तो मैंने एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया तो आप आसानी से समझ गए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में है तो सही, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते, तो वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, दे मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, और इट मे बी कल्चरली unacceptable like cutting trees in sacred groves. So for an entity to be called a resources, it should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible and culturally acceptable. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको आंसर आएगा लिखने को कि रिसोर्सेज कब रिसोर्सेज कहलाते हैं। पहला तो हमने देखा कि नेचर में कोई चीज पाई जाती है, उसको अगर मनुष्य अपने यूज के लिए यूज करे तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो क्लियर है, लेकिन जैसे कोई जगह है, मान लो समुद्र के बहुत डीप में, है ना, वहां पर समुद्र में हमें पता चला कि पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम वो पेट्रोल को बाहर निकाल सके, या फिर उसको निकालने का कॉस्ट इतना ज्यादा है, टू हाई, कि अगर हम उसको निकालते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, या फिर हम उसको नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दो रीजन हो गए, या तो टेक्नोलॉजी नहीं है या बहुत ज्यादा कॉस्टली है, या फिर कल्चर जो हमारा है उसको एक्सेप्ट नहीं, उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि उस चीज को हम यूज करें। जैसे सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। सेक्रेड ग्रुप्स जिनकी हम पूजा करते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, या जंगल ऐसे होते हैं जहां पर पेड़ों को काटना मना है, तो वहां से अगर कोई चीज हमें निकालनी हो तो पेड़ तो कट कर नहीं सकते हैं, राइट। सो कल्चरली मतलब कल्चर में भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर नहीं एक्सेप्ट है तो रिसोर्सेज तो है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। मान लो एक जंगल है, इसके अंदर एक
एक ऐसा प्लांट है जो बहुत अच्छा है या बहुत जरूरतमंद है, लेकिन क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो उनके लिए पूजनीय है ये प्लांट, तो वो लोग तो काटने नहीं देंगे। तो देखो रिसोर्सेज तो है लेकिन इसका यूज हम नहीं कर सकते। ओके, सो कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे? जो कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है हमें, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। मतलब अगर किसी चीज को रिसोर्सेज कहना है तो सबसे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि उसको हम निकाल सके। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगने चाहिए, हमारे पास जो सुविधाएं हैं उससे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कल्चर में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ओके, सो यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉइटेशन हैज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव। ये जो एक्सप्लॉइटेशन वर्ड है ना, इसको अधिकतर हम ऐसे नेगेटिव वे में यूज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज को, प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना, गलत वे में यूज करना, है ना। सो इन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज इट हियर, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, मतलब जहां भी मान लो धरती के अंदर कोई चीज है रिसोर्सेज के फॉर्म में, उसको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, उसको यहाँ पर हम एक्सप्लॉइटेशन बोल रहे हैं। ओके, गलत यूज को नहीं बोल रहे हैं। फिर यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्ट करना, रिसोर्सेज को निकालना, उसको यूज करना और कंजम्पशन करना। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि रिसोर्सेज कब रिसोर्सेज कहलाएंगे? जब वो टेक्नोलॉजी हो उसको एक्सट्रैक्ट करने की, एक्सप्लॉइट करने की, और इकोनॉमिकली वो फीजिबल हो, मतलब पैसे ज्यादा ना लगते हो, और कल्चर जो है वहां का उसमें भी एक्सेप्टेबल हो। ओके, नाउ द अर्थ हैज ट्रेजर्स, मतलब खजाना। अर्थ के पास खजाना है, धरती में खजाना है, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अर्थ के अंदर जो ये प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ये खजाने के तौर पर है उसके अंदर, जो कि बने हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों सालों में, है ना। एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न्ड टू यूज। अब मानव को, जैसे अर्थ के अंदर मान लो कि कहीं पे आयरन ओर है, ठीक है, लोहे की जो रिसोर्सेज होते हैं वो है, लेकिन अब ये इसके धरती के अंदर से पहले तो नहीं निकल पाए। बहुत पहले आप पढ़ेंगे या हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा आयरन का यूज पहले नहीं हुआ करता था। फिर जब आयरन पता चला होगा लोगों को कि अच्छा जो लोहे है उसका हम हथियार बना सकते हैं ना, सो जब लोहे के बारे में पता चला होगा तो टेक्नोलॉजी बनी होगी, पहले कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसे हम धरती में से निकाल सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुए या उन्होंने ऐसी कोई टेक्निक सीखी जिससे कि हम ये जो ट्रेजर है, धरती का खजाना है, उसको हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे नदियां बह रही है ना, तो पानी तो है अपने पास, ये हमें पता था, लेकिन इस पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो तरीका तो नहीं पता था। तो मनुष्य ने वो धीरे धीरे सीखा, राइट। दीज इंक्लूड्स द मोस्ट ऑब्वियस वन लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल, एंड ऑल्सो नॉट सो ऑब्वियस वंस लाइक कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर्स एटसेट्रा। टिम्बर मतलब लकड़ी। सो इन सब का यूज कैसे ह्यूमन बीइंग ने लर्न, मतलब सीखा धीरे धीरे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सारा खजाना प्रकृति में है, बट उसका यूज करना हमने धीरे धीरे सीखा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है डोंट मिस आउट इन मेनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन। इंडिजीनियस मतलब जो लोग कहीं के रहने वाले हैं, वहां उनके जो ट्रेडिशंस हैं पूरी दुनिया में, नेचर इज कंसिडर्ड सेक्रेड, प्रकृति को सेक्रेड माना जाता है, यानी पवित्र माना जाता है। यू हैव रेड अबाउट दिस। इन सच ट्रेडिशन नेचर इज अ नर्चरर एंड नरिशर। इस कंडीशन में ये जो नेचर है इसे हम नर्चरर कहते हैं, मतलब हमें नर्चर करने वाली, पालने पोसने वाली, और नरिशर हमें पोषक तत्व देने वाली। ठीक है, सो डू यू नो प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस? क्या आप ऐसी कोई प्रैक्टिस जानते हैं? यस, हमारे यहाँ भी तो नदियों की पूजा की जाती है। नदी क्या है? नेचर का ही तो पार्ट है। नदी की पूजा कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, है ना। सो ये हमारे यहाँ पर भी होता है। थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, लुक एट योरसेल्फ एंड थिंक अराउंड अस, अराउंड यू, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम? एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट। आप अपने आसपास जब नोट करेंगे, देखेंगे बहुत सारी चीजों का जो स्टार्ट है, मतलब जो चीजें बनी है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचर से ही जुड़ी होती हैं। इवन जो एक प्लास्टिक का बटन होता है आपकी शर्ट पर लगा हुआ, वो बटन भी कहीं ना कहीं से प्रकृति से जुड़ा हुआ है बनने के प्रोसेस में। प्लास्टिक को क्रिएट करने के लिए गैसेस चाहिए या जो भी चीजें चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें नेचर से ही मिलता है। ओके, सो इन शॉर्ट
अगर हम इसे समरी करके कहना चाहें, वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम किसे कह सकते हैं? वो सारे मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। तो ये एक लाइन में आपका आंसर हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सारे मटेरियल और सब्सटेंसेस जो नेचर में अकर करते हैं, मतलब पाए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यूएबल है, ह्यूमन बीइंग को उसकी जरूरत होती है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि कैटेगरीज में हम कैसे बांट सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। सो कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो इन साइंस हमने देखा था, वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। कैसे किसी चीज को नाम देके कैटेगरी बना के हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडिया और थिंग। वी नेम द कैटेगरी सो दैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज। व्हेन दीज नेम्स एंड मीनिंग्स आर शेयर्ड अक्रॉस ग्रुप्स ऑफ people, it helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. We can communicate more effectively too. In earlier classes, you learned about living and non-living things. Right? As soon as we use these words, you know what they mean. This is a simple example of categories. तो पिछली क्लासेस में हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। इससे हमें क्या पता चलता है? हम चीजों को आसानी से, उन आइडियाज को समझ सकते हैं, उनके मीनिंग और नेम्स को देख कर ही हम बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा था हमने ना, कैटेगरी भी बांटी थी। तो लिविंग में क्या देखते हैं कि जो भी लिविंग चीज है वो बढ़ती है, उसका शेप, साइज, सब चीजें बढ़ती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उनमें प्राण नहीं होते हैं, उनमें हम ग्रोथ नहीं देखते हैं। राइट? सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि लिविंग बींग्स क्या है, नॉन लिविंग बींग्स क्या है। तो इस कैटेगरीज में या क्राइटेरिया में जब हम चीजों को बांटते हैं तो आसान होता है हमारे लिए समझना, है ना, या फिर डिस्क्राइब करना। सो वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगरी में बांटेंगे। वन ऑफ द वे वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन यूजेस वी पुट देम टू। सो सबसे पहला तरीका क्या है? हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बांट सकते हैं कि हम उसको यूज कैसे कैसे करते हैं। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, कुछ सोर्स होते हैं जो मटेरियल्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं, और कुछ एनर्जी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। किस बेसिस पे? कि हम उनको यूज कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ तीन कैटेगरीज दी गई हैं। पहला है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज एसेंशियल हैं? सो लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। सो लाइफ जो है अर्थ पे हो ही नहीं सकती सरवाइव अगर एयर नहीं होगी, तो हवा नहीं होगी तो जिससे हम सांस लेते हैं। राइट? पानी नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? क्योंकि पानी चाहिए हमें। खाना नहीं होगा तो भी हम नहीं जी सकते। सो ये एयर, वाटर और फूड, ये क्या है? एसेंशियल रिसोर्सेज हैं लाइफ के लिए। वी टेक दीज फ्रॉम एटमोस्फेयर, रिवर एंड पॉन्ड्स एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड सॉइल विच गिव्स अस फूड। अब देखो इसमें क्या रोल है रिसोर्सेज का। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिल रही है? वो हम खुद तो बना नहीं सकते हैं ना। ये लिखा है वी कैन नॉट मेक एयर, हम हवा नहीं बना सकते, पानी नहीं बना सकते, मिट्टी नहीं बना सकते, ये तो प्रकृति ही बनाती है ना। सो हवा हमें प्रकृति एटमॉस्फेयर से मिलता है, वातावरण से। पानी हमें पॉन्ड से, रिवर से मिलता है। और जो कल्टीवेशन, खाना हम फूड ग्रो करते हैं, वो हमें सॉइल से मिलता है। ये सॉइल, एटमॉस्फेयर और रिवर किसका पार्ट है? अर्थ का या नेचर का पार्ट है ना। सो रिसोर्सेज ये हो गए एसेंशियल फॉर लाइफ। अब कुछ है जो हम मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर गिफ्ट। नेचर के गिफ्ट से हम फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, पीस ऑफ वुड को यूज कर देते हैं, चेयर बना देते हैं, राइट, या कोई स्टैचू बना देते हैं। सो ये हम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके लिए सामान हमें कहाँ से चाहिए? ये वुड हमें कहाँ से मिला? नेचर से ही। सो वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच our lives and those of others। तो हम नेचर की चीज को यूज करके अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कोई चीज क्रिएट करते हैं। इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। सो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमें बहुत सारी वेराइटी देती है नेचुरल रिसोर्सेज की। हमें लकड़ियों से लेकर मार्बल तक भी प्रकृति से मिलता है, कोयले से लेकर सोना, गोल्ड तक भी हम प्रकृति से पाते हैं। तो ये क्या हो गया? मटेरियल्स के बेसिस पे डिवीजन हो गया। देन रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट एंड विंड। सो एनर्जी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। आज के समय में जो जीवन पॉसिबल है उसमें एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारी बिल्डिंग्स में ना हो तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। आज के समय में
आराम से जी तो सकते हैं, लेकिन एक कंफर्ट जो है वो हमें नहीं मिलता। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहां जा रहे हैं तो गाड़ियां चाहिए, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, राइट। देन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये सभी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ही इसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो ये 3 कैटेगरी हमने देख ली थी। तीनों कैटेगरी हमने किस बेसिस पे बांटा कि हम यूज कैसे कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइफ के लिए, मटेरियल्स के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा कैटेगरी जो हम डिवाइड करेंगे वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के फॉर्म में, ठीक है। सो अ सेकंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। सो रिसोर्सेज रिन्यूएबल है कि नहीं है, उस बेसिस पे हम बांटेंगे। ओके, सो अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट फंक्शन इज रेस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव वे। प्रकृति का एक तरीका है जिसमें प्रकृति अपने आप को मेंटेन करती है, एक बैलेंस मेंटेन करती है, वो रीस्टोर करती है और रीजेनरेट करती है। रीस्टोर और रीजेनरेट क्या होता है आगे मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, देख लेते हैं। सो रीस्टोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज जो पहले ओरिजिनल वे में हेल्दी थी, ठीक है, अब वो डिग्रेड हो गई है या डैमेज हो गई है, वहां पर हमें रिटर्न होना है। जैसे कि कोई जंगल हमने काट दिया, अब उसमें पौधे हम फिर से लगा रहे हैं ताकि वो फिर से एक जंगल क्रिएट हो सके, राइट। सो उसे हम कहते हैं रीस्टोरेशन। एंड यहाँ दिया है नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स हरसेल्फ ओवर टाइम। हम पेड़ पौधे नहीं भी लगा रहे हैं तो प्रकृति का अपना तरीका है जिसमें वो धीरे धीरे रीग्रो कर लेती है। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील, अगर हमारी हाथ पे या कहीं पर कट लग जाता है तो नॉर्मली हील हो जाता है घाव, है ना, थोड़ा समय लगता है बट ठीक हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति भी अपने आप को हील करती है। फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड लाइफ, जंगल में आग लग जाए फिर भी फॉरेस्ट खुद से रिकवर हो जाता है क्योंकि जो बीज गिरते हैं वो कहीं ना कहीं पौधा बनकर फिर से ग्रो होने लगते हैं। सो रीजेनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन कि जो चीज खराब हो गई उसको दोबारा से उस कंडीशन में लाना, लेकिन रीजनरेशन मतलब दोबारा से रीग्रो कर लेना। ये नेचर की एक एबिलिटी होती है टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशन ऑफ थ्राइविंग। मैं आगे एग्जांपल से बता दूंगी। ओके, यहाँ लिखा है वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। अगर घर बनाने के लिए हमने कहीं पर फॉरेस्ट क्लियर किए, जंगल काट दिए, तो उसको जो ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन से खत्म हुआ है जंगल, उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं प्लांट करके। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रीस्टोर द इकोसिस्टम। द ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड अदर क्रिएचर्स एनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। अब जब दोबारा से फॉरेस्ट हम ग्रो करने लगे, उस जगह को वैसा ही रीस्टोर करने लगे, तो वहां पर फिर से फूड भी प्रोवाइड होगा, किसके लिए, बर्ड्स के लिए, स्क्विरल्स के लिए, उनके लिए घर भी प्रोवाइड होगा, राइट। सो नेचर वर्क्स इन साइकिल, प्रकृति एक साइकिल में वर्क करती है वेयर देयर इज नो वेस्ट, जहां पर कोई भी वेस्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया है। लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन फॉरेस्ट, मान लो कि एक पेड़ है वो जंगल में गिर गया, सूख कर, खराब होकर, कैसे भी वो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। उसके ऊपर जब वो सड़ने लगेगा तो बैक्टीरिया, उसको उस बैक्टीरिया का भोजन बनेंगे, वो उस पे फंजाई या जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस पर आ जाएंगे। फिर ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एनरिचिंग इट, फिर वो खाद बन जाएगा, है ना, डिकम्पोज होकर, और सॉइल को, मिट्टी में खाद जाएगा तो मिट्टी बहुत ज्यादा एनरिच होगी, है ना। देन नए ट्री वहां पर ग्रो होंगे बीज से। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड साइकिल स्टार्ट्स अगेन। सो ये बनना, बिगड़ना, फिर खराब होना, फिर से नया पेड़ ग्रो होना, तो एक साइकिल चलता रहेगा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन। ये प्रकृति का एक प्रिंसिपल है जिसमें प्रकृति अपने आप को रिस्टोर करती रहती है, तो इसी को कहते हैं रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। ओके, सो यहाँ पर मैं फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ रीजनरेशन और रिस्टोरेशन में क्या अंतर है। तो रिस्टोरेशन मतलब किसी चीज जो डैमेज हो गई है उसको दोबारा से उसके ओरिजिनल कंडीशन में ला देना। जैसे फॉरेस्ट कट डाउन हुआ है, उसको रीप्लांट करना ट्रीज को, ताकि फिर से वो पहले जैसा जंगल वहां पर दिखने लग जाए। रीजनरेशन मतलब सिर्फ रिस्टोरिंग नहीं कि दोबारा से ले आए नहीं, बल्कि वहां पर नई लाइफ को दोबारा से वैसे ही रीजनरेट करना, एनर्जी टू ग्रो नेचुरली। जैसे एक पेड़ डिकम्पोज हुआ, सॉइल एनरिच हुई, फिर प्लांट ग्रो हुआ और उससे नेचर का रीजनरेशन हुआ। ओके, सो रिस्टोरेशन मतलब वापस पहले जैसे बनाना, रीजनरेशन मतलब नया जीवन शुरू करना, आगे बढ़ना। ओके, सो ये हो गया रिसोर्सेज को हम कैटेगरी में बांट रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। सो अब हम देखते हैं रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। सो दीज रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अभी हमने पढ़े रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, वो इन रिसोर्सेज में देखने को मिलते हैं। जैसे पूरे इंडिया में हमने देखा एबंडेंट सनशाइन, जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत अच्छे से मिलती है, जिसको यूज करके हम एनर्जी में क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन। नदियां जो हैं बारिश से पानी पाती हैं, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ जमी हुई है, वो जब मेल्ट होती है तो वो
वो नदियों को पानी का सोर्स प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्व्स, जो जंगल है वो रिन्यू होते रहते हैं। सॉइल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, मिट्टी जो है खुद से रिप्लेनिश होती रहती है। हमने देखा था मिट्टी बनने का क्या क्या प्रोसीजर है, एंड सो ऑन। और इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपने आप को रिप्लेनिश करते रहते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, टिम्बर मतलब लकड़ी है ना, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारे, जैसे सन से जो एनर्जी मिलती है या हवा से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, विंड एनर्जी जिसे बोलते हैं, या पानी से जो एनर्जी मिलती है, ये सब नेचुरल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मतलब इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम इसको सस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। जैसे इतने दूर में जंगल लगा हुआ है, ठीक है, जंगल है, तो अगर हमने सभी पेड़ों को काट दिया तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े एरिया में आज हमने पेड़ काटा तो कल जंगल फिर से बन जाएंगे, राइट। तो इसको टाइम लगता है। तो सस्टेनेबल मैनर मतलब कि हम बैलेंस बनाकर चलें। जैसे इतने पोर्शन में हमने जंगल काटा है तो कहीं और इतने पोर्शन में हम न्यू जंगल जो है रीप्लांट करें, ताकि वो फिर से रीग्रो साथ साथ होते चले, ठीक है। सो हाउएवर फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज अ कंडीशन। अब ये रिन्यूएबल कैसे रहेंगे? जैसे ये जो जंगल है या सोलर एनर्जी है, इन्हें रिन्यू रखने के लिए क्या क्या कंडीशन है? नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। कि पेड़ लग रहा है, फिर पेड़ जो है खत्म हो रहा है, तो ये एक साइकिल है। ये जो रिदम है इसको नहीं खत्म होने देना चाहिए। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। अगर हम पेड़ जितने समय में ग्रो हो रहा है उससे पहले समय में सारे जंगलों को कट कर रहे हैं, एक पेड़ को कट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे फॉरेस्ट डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एक बैलेंस बनाकर हमें रखना होता है। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पांसिबल ह्यूमन एक्शंस मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब। ह्यूमन के जो एक्शन है, हम मनुष्य जो बहुत से इररिस्पांसिबल तरीके से होकर काम करते हैं, उससे नेचर का साइकिल डिस्टर्ब होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्टिंग, fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forest for agriculture and other purposes are two of them. So दो तो यहीं पर हमें कारण दे रखे हैं। जैसे मनुष्य क्या कर रहा है कि अभी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहा है, जंगलों को कट कर रहा है एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए ज्यादा फूड चाहिए। तो अभी इतने पोर्शन में अगर खेती हो रही है तो इतना अनाज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ पर जंगल है, तो इसको कट करके नया फील्ड बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर भी खेती की जाए, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा अनाज चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? जंगल कटते चले जा रहे हैं। तो ये नेचर का जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने जैसा है। हैज लेड टू राइजिंग, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। ऑन अकाउंट ऑफ दिस ग्लेशियर्स इन सम प्लेसेस इन हिमालयाज आर मेल्टिंग एट अ रेट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। अब जो हिमालय माउंटेन्स है, वहां पे जो ग्लेशियर है, बर्फ जो जमी हुई है वो मेल्ट हो रही है, इतनी जल्दी मेल्ट हो रही है, और वहां से मेल्ट होने की वजह से बहकर नदियों में मिल रहा है वहां का जो पानी है वो इतना फास्ट है पिघलने का रेट कि उसकी जगह पर नए जो हिम संकलन है वो अभी नहीं बन रहे हैं। दिस हैज इम्प्लीकेशन ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन वाटर टावर। तो यहाँ पर अगर बर्फ नहीं होगा, नदियों को पानी का सोर्स अगर हिमालय से धीरे धीरे मिलना कम हो जाएगा, तो जो लोग उन नदियों पे डिपेंड हैं, क्योंकि इन्हें वाटर टावर कहा जाता है, तो नदियों पे डिपेंड है, वहां पर पानी की स्कैरसिटी आ जाएगी या वाटर सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। We need industries to produce the goods we consume. The process also creates waste that are frequently discharged into rivers. देखो, हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत तो है, क्योंकि जो चीज हम कंज्यूम करते हैं, जो गुड्स सामान हमें चाहिए यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए तो इंडस्ट्री हमें लगेगी ही। लेकिन ये सामान बनाने के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ऐसा तो नहीं जो चीजें बनती है सब यूजफुल है, उसको बनाने में जो खराब चीजें होती हैं उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। जो इंडस्ट्रीज है इस तरीके से नदियों में डिस्चार्ज कर देती है, तो नदियों का पानी जो प्योर हुआ करता था ये वेस्ट जाने की वजह से इम्प्योर हो जाता है ना। सो वाटर बॉडीज इसमें क्या हो जाती है? इम्प्योरिटी आ जाती है। ऑफन दीज वेस्ट कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म। ये डिके नहीं होते हैं कई बार, प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं। इंस्टेड इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। सो ये नेचर का जो साइकिल है रिस्टोर करने का, चीजों को रीजनरेट करने का, उसमें डिस्टर्बेंस का काम करते हैं। इसी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर रिवर बिकम्स पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। इसमें जो जीव
जंतु रहा करते हैं, पानी जो हमें पीने के लिए जरूरी है वो पॉइजनस बन जाता है, जहरीला बन जाता है और लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, सो ये चीजें लिखी हुई हैं। देन नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, चलिए रीड करते हैं। ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन टू एनेबल द मेंटेनेंस ऑफ फिश पॉपुलेशन। पहले के समय में जैसे नदी में, तालाब में फिशिंग होती है तो स्पॉनिंग सीजन जब होता है, जब मछलियां अंडे देती हैं ताकि मछलियों की पॉपुलेशन और बढ़ सके, उस समय में कम्युनिटीज क्या डिसाइड करते थे कि फिशिंग को कम कर देंगे या फिर बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि फिश का पॉपुलेशन मेंटेन हो सके। हाउएवर, लेकिन अब के समय में क्या हो रहा है, फिश का मार्केट बढ़ गया है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है, मछलियों को कमर्शियल लेवल पे बेचा जा रहा है, तो फिशिंग का जो समय हम रोक दिया करते थे वो अब नहीं रोका जा रहा है, जिस वजह से ओवर फिशिंग हो रही है। ठीक है, इस वजह से बहुत सी मछलियों की जो प्रजाति है वो कम होती जा रही है। इन द केस ऑफ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना, ट्यूना एक तरीके की फिश है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, रैपिड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन लेड टू सम अग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। ये मछली छोटी मछलियों को खा जाया करती थी, या फिर एक बैलेंस मेंटेन होता था तालाब में, पॉन्ड में, जहां पर भी मछली पाई जाती है। अब क्योंकि ओवर फिशिंग हो रही है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें डिस्ट्रप्शन आ रहा है। नेवरदलेस दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish, shrimps etc. is on decline। अब जब ये छोटी मछलियां जो हैं, अब इनको खाने वाली ये ट्यूना काइंड ऑफ फिश जो है वो नहीं है, तो इससे क्या होगा, इन मछलियों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो पॉन्ड में एक नेचुरल इकोसिस्टम था उसका बैलेंस भी खराब हो रहा है। राइट, सो डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? जैसे ये हमने एक प्रैक्टिस देखा ट्रेडिशनल तौर पे लोग फॉलो करते थे कि फिशिंग को रोक देना है जब फिश एग्स देती हैं उस पीरियड में। ऐसी कोई प्रैक्टिस आपको पता है तो बहुत सारी है, जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प्स द इकोसिस्टम स्टे इन बैलेंस इंक्लूड सेक्रेड ग्रूव्स, कि पेड़ों को, जंगलों को हम पूजनीय समझते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्रॉप रोटेशन, एक ही फील्ड में हम क्रॉप को, एक जैसी क्रॉप नहीं लगाते और समय समय पर हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। कीड़े लग जाते हैं पेड़ पौधे पे, उनको रोका जा सकता है और सॉइल फर्टिलिटी पे ध्यान दिया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना, रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को। ऑर्गेनिक मैन्योर, जो खाद होती है ऑर्गेनिक हम यूज करें। अवॉइड, इससे पोल्यूशन अवॉइड होता है, सॉइल की हेल्थ बनी रहती है। ग्रेजिंग, जो गाय भैंस होते हैं, जो घास चरने वाले जीव जंतु हैं, उनको हम कंट्रोल करें ग्रेजिंग को, तो उससे हम ग्रासलैंड को रीग्रो होने देने में मदद मिलती है। राइट, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शन इन योर सराउंडिंग दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रीस्टोर एंड रीजनरेट। व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन कैन बी अंडरटेकन टू रीस्टोर नेचर साइकिल? ये जो नेचर का साइकिल है उसमें आपको कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी है जिससे कि ये नेचर का जो साइकिल उसमें वो लूज हो रहा है या रीस्टोर रीजनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है नेचर की वो खत्म हो रही है, और हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं इसको बचाए रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या आंसर दिया है। जैसे कि हम वेस्ट थ्रो कर रहे हैं रिवर में, तो ये भी हार्म कर रहा है नेचर की एबिलिटी को, किस चीज के लिए, रीस्टोर और रीजनरेट में। ओवर यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, कीटाणु वगैरह जो कीटनाशक होते हैं उसका। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम रिलीज कर रहे हैं बिना ट्रीट किए, जो गंदा है उसको हमने नदी में छोड़ दिया। ओवर यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं बड़ी संख्या में। राइट, क्या क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं? रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से प्लांट्स लगा सकते हैं, इसको हम एफोरेस्टेशन भी कहते हैं। वेस्ट को ट्रीट करना, मतलब ऐसा वेस्ट उसको सही से हम ट्रीट कर दें कि जो अगर नदी में चला भी जाए तो उससे कोई नुकसान ना हो, है ना, डिस्पोज करने से पहले। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर सकते हैं कि हम ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं इसकी जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ये कुछ ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। ओके, आगे फिर यहाँ पर दिया हुआ है डोंट मिस आउट, कुछ फैक्ट है, चलिए रीड करते हैं। इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये दो टर्म यहाँ दिए हुए हैं। इकोसिस्टम फंक्शन क्या होता है और इकोसिस्टम सर्विस क्या होता है। सो नेचर हैज इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग, प्रकृति के काम करने के। फॉर एग्जाम्पल, ट्री नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेस बेनिफिट्स ह्यूमन, जब प्रकृति का ऐसे नेचुरल काम, जैसे पेड़ बनाना, पेड़ ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन हमें चाहिए, सो ऐसी चीजों को हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं कि प्रकृति या इकोसिस्टम जो है हमारा उससे हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर, प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम फंक्शन। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे पेड़ है तो पेड़ खुद से ऑक्सीजन बनाता है, वो ऑक्सीजन हमारे काम आ रहा है तो ये सर्विस हो गई। लेकिन पेड़ के खुद के काम है, जैसे
जैसे बारिश हो रही है और पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तो सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन मिलता है, हैबिटेट मिलता है, घर मिलता है जानवरों को जंगल में जो रहते हैं उनके लिए, राइट। सो ये इकोसिस्टम फंक्शन है। सो व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लियर वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड, पॉलिनेटेड क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर। सो जब इन चीजों से हमें फायदा होता है, जैसे पानी मिल रहा है क्लीन, या क्रॉप्स पॉलिनेट हो रहे हैं, या क्रॉप्स यील्ड हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। ओके, यहाँ कुछ फैक्ट दिया है। मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक जो मैच्योर ट्री है, बड़ा पेड़ है, उससे हमें 275 लीटर ऑक्सीजन मिलता है पर डे का, है ना। ये डिपेंड करता है पेड़ किस टाइप का है। नाउ अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। देखो, एक पेड़ 275 लीटर ऑक्सीजन पर डे देता है जो मैच्योर है, और एक ह्यूमन बीइंग को 350 लीटर्स ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक दिन में। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन, their height and weight and so on। अब मनुष्य कितना बड़ा है, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा है, वो कैसी एक्टिविटी करता है, बहुत मेहनत करता है, या उसका वेट कैसा है, हाइट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। सो देख सकते हो कि एक पेड़ जो ऑक्सीजन देता है वो बहुत सारा पार्ट कवर कर लेता है एक मनुष्य को जितनी जरूरत है उसकी, है ना। सो पेड़ लगाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो ये हो गया रिन्यूएबल। अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको रिप्लेनिश, रीजनरेट जल्दी से ना किया जा सके। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एट द रेट वी यूज देम। जितनी जल्दी हम उसको यूज कर रहे हैं उतनी जल्दी हम उसको बना नहीं सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम। And minerals and metals like iron, copper, gold and are non-renewable resources। ये जो चीजें हैं पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल हमने 1 लीटर गाड़ी में डलवाया, उसको तुरंत थोड़ी दूर जाते हैं और वो खत्म हो जाता है, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल को बनने के लिए मिलियन ईयर्स लगेंगे, है ना। बहुत समय लगेगा, वो तुरंत नहीं बनता है। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ coal reserve. We mine coal to meet our growing needs of energy, but it has been estimated the coal reserves in India may last another 50 years. The demand for electricity has been increasing as the population expands and development work accelerates। So यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोल रिजर्व है, कोयले की खाने हैं, लेकिन पूरा जो कोल रिजर्व है हमारे पास, अंदाजा अगर हम लगा रहे हैं एस्टिमेट, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब सिर्फ 50 और साल तक इंडिया के कोल रिजर्व रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, बाकी चीजों की। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोल रिजर्व जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, और इसको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, राइट। सो टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस बिकम अवेलेबल वाइडली, वी नीड टू यूज कोल वी हैव जुडिशियसली। सो जब तक कोई और ऑप्शन हमें नहीं मिल जाता है जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सके, जैसे अभी हम कोयले से कर रहे हैं, तब तक जो भी कोल हमारे पास है उसे हमें जुडिशियस वे में अच्छे से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट यू यूज डेली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो क्या होते हैं। व्हाट आर पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, क्या ऐसे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कोयले की जगह कोई और ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें एनर्जी मिले, तो ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। एंड व्हाट आर द सम स्टेप्स वी कैन टेक टू ट्रांजिशन और टू रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल की जगह हम रिन्यूएबल को यूज करें, ऐसे कुछ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो उसका आंसर बताना है। यहाँ मैंने अपनी तरफ से एक आंसर दिया, जैसे नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जैसे पेट्रोल एंड डीजल, ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल, नेचुरल गैस यूज करते हैं कुकिंग ऑप्शन के लिए, प्लास्टिक्स यूज करते हैं जो पेट्रोलियम से बनता है, राइट। सो ये सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे डेली यूज की हो गई। पॉसिबल क्या है रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, पेट्रोल और डीजल, इसकी जगह हम जैसे कोल की जगह हम सोलर और विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, एलपीजी गैस की जगह बायोगैस और सोलर कुकर यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह प्लांट बेस्ड और बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। स्टेप्स टू ट्रांजिशन, कैसे हम इस रिन्यूएबल को चेंज कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल की जगह। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी पॉलिसीज को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। जैसे पूरा इंडिया है तो उसमें
हर जगह एक जैसे समान मात्रा में नहीं बटा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, राइट। और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में यहाँ टॉपिक में दिया हुआ है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। पूरे अर्थ पर ऐसा नहीं है कि सब जगह बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचुरल रिसोर्सेज। इवन अर्थ पे क्या किसी कंट्री में भी बराबर मात्रा में प्रॉपर हर जगह पे नहीं है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू। ये जो अलग अलग चीजें, मान लो ये पूरा एक कंट्री है, यहाँ पर अगर ज्यादा रिसोर्सेज हैं एज कंपेयर टू दिस एरिया, तो ये एरिया ज्यादा डेवलप होगा, यहाँ से ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, तो यहाँ से रिलेशन अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, है ना। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं ये सारे पैटर्न्स डिसाइड करने में। मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट। अब यहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है तो लोग चाहेंगे इस एरिया पे कंट्रोल हो, तो हिस्ट्री में राजा वगैरह जो होते थे वो उसी एरिया पे वॉर करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है, राइट। एंड अभी तक ये लड़ाइयां चलती चली आ रही हैं बहुत जगहों पर, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी, टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया जा सके। सो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लोकेट होती हैं ऐसे एरिया में नियर नेचुरल रिसोर्सेज, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। मान लो यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हमें पाया जाता है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनेंगी, राइट। सो ये इंडस्ट्रीज यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, यहाँ के लोगों के पास काम होगा, दूर जगह से लोग यहाँ पर काम लेने के लिए आएंगे, है ना। सो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं। टाउनशिप ग्रो, यहाँ पर सिटीज बनेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी बाकी लोगों के लिए भी, कि लोग ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे दुकानें होंगी, लोगों का काम बढ़ेगा, है ना। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल। हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म। इनके साथ कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं ये फ्री में मिल रहा है हमें। जैसे वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम अक्रॉस the world of people living in resource-rich areas who have been displaced from their home to facilitate such development। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई रिसोर्सेज मिला, ठीक, कि अब यहाँ पे कोयले की खान मिल गई मान लीजिए, तो अब ये जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे तो सरकार क्या करेगी, उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर देगी कि आप हटो, यहाँ पर खान है तो लोहा का जो ओर है, आयरन ओर है, वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो अब जब ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, नेचुरली इनका घर था यहाँ, अब इन लोगों को क्या किया गया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, तो इन लोगों के लिए तो सही नहीं है ना। तो डिस्प्लेस होना ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। इन सम केसेस देयर सेक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ जो जंगल होंगे तो इन लोगों के इसमें हो सकता है कोई सेक्रेड ग्रूव्स हो, ऐसे पेड़ पौधे जिनको ये पूजनीय मानते हैं, उनको काटा जा रहा है, तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया ट्रेड यानी व्यापार। सो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स दिस कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक द वुड स्टिल। अब ह्यूमन अगर अपने नॉलेज को, स्किल को यूज करें तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का क्रिएशन हो सकता है इन रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। एज वी नो ट्रेड फ्यूल द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 7th में कि ट्रेड से ही कैसे एम्पायर्स बिल्ड हुए इंडिया में, है ना। जैसे व्यापार करके या किसी जगह ज्यादा रिसोर्सेज उस पर कंट्रोल करके, ऐसे ही तो बड़े एम्पायर्स बने थे, नहीं तो पहले छोटे छोटे किंगडम्स थे, राइट। अब आगे देख लेते हैं। सो प्रकृति जो है, प्रकृति यानी नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जैसे इंडिया का मैप है, लेट्स से मैं थोड़ा सा पोर्शन अभी ड्रॉ करती हूँ, पूरा देखने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे इधर वाला पार्ट, यहाँ पाकिस्तान है ना, और यहाँ इंडिया का बॉर्डर है, तो क्या नेचर को पता है कि ये लाइन खींची हुई है कि यहीं तक मुझे रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे थोड़ी पता है जो चीज यहाँ होगी, अगर मान लो यहाँ कोई नदी है तो पाकिस्तान का भी पार्ट बनेगी और इंडिया का भी पार्ट बनेगी। तो नेचर को ऐसा कोई पॉलिटिकल बाउंड्री पता नहीं होती है। दिस लीड्स टू टेंशन, जिसकी वजह से टेंशन होती है। जैसे इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, तो इन कंट्रीज को सोचना है कि कितना पार्ट हम रखें, कितना पार्ट दूसरी कंट्री रखेगी, राइट। तो ये शेयरिंग करने में नेचुरल रिसोर्सेज की टेंशन बढ़ती हैं अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज कंट्रीज। चाहे वो इंडिया के कोई 2 स्टेट्स हो, मान लो यहाँ एमपी है, यहाँ महाराष्ट्र है, राइट। अब ये बॉर्डर्स जो, मान लीजिए ये बॉर्डर है दोनों के बीच का, इस बॉर्डर पे अगर कोई नदी है तो कितना पानी एमपी को मिलेगा, कितना पानी महाराष्ट्र को मिलेगा, ये सब स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में टेंशन का इशू बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर एमंग कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, नेगोशिएशन एंड डेफ्ट मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर
शेयरिंग। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ कर्नाटका है, राइट, यहाँ केरला है। तो इन जो ये जगह है यहाँ पर कावेरी रिवर फ्लो होती है। अब कावेरी रिवर का कितना पानी किस स्टेट को मिले, तमिलनाडु को कितना मिले, कर्नाटका को कितना मिले, ये एक इशू बना रहता है ना, ताकि फेयर शेयरिंग, मतलब जो सही है वो हिस्सा सबको मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज नॉट इजी। तो स्टेट तो है वो एक कंट्री का पार्ट है, तो गवर्नमेंट फिर भी काम करके और आसानी से मैनेजेस पॉलिसीज बना के, डेफ्ट मैनेजमेंट के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू चीजें कर देती है आपस में सॉल्व, राइट। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये तो हो गए एक कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। ऐसे ही तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ये दो कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती है, इजी नहीं होती है। तो यहाँ दिया हुआ है फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। जैसे अभी हमने ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट पढ़ा, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत से इश्यू है, कोई आपको एक पता करना है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे नाइल रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये इजिप्ट, सूडान और इथोपिया, 3 कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उनके बीच में नाइल रिवर जो है, नील नदी जो है, उसके पानी को लेकर डिस्प्यूट है। रीजन क्या है? इथोपिया जो कंट्री है उसने बिल्ड किया है ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम। सो गर्ड एक ये डैम बनाया है उन्होंने नदी के ऊपर ऑन द ब्लू नाइल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए इथोपिया कंट्री ने नाइल रिवर के ऊपर एक डैम बनाया है। तो इजिप्ट और सूडान जो दूसरी कंट्रीज बच गई, दे फियर इट विल रिड्यूस देयर वाटर सप्लाई विच दे हैवली डिपेंड ऑन फ्रॉम नाइल। अब इन दो कंट्रीज को डर है कि इथोपिया ये डैम बनाएगा तो पानी रोकेगा तो इन कंट्रीज को पानी कम मिलेगा जिसके ऊपर ये डिपेंड है, राइट। सो ये क्या प्रॉब्लम होगा? कंटेंशन का इशू बनेगा। तो करंट स्टेटस अभी क्या है इसका? नेगोशिएशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, अभी फाइनल एग्रीमेंट नहीं मिला है। टेंशन स्टिल एग्जिस्ट ओवर फेयर वाटर शेयरिंग। पानी को कैसे बांटा जाए, कितने शेयर में बांटा जाए, इसका टेंशन अभी भी बना हुआ है। ओके, नाउ आगे एक मैप दिया हुआ है आपके बुक में, जहां पे ये जो पिंक स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, ये आयरन और डिपोजिट है, जैसे क्योंझार, गोवा, मयूरभंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। इधर झारखंड के एरिया है, इधर छत्तीसगढ़ का एरिया है, बिलासपुर देख सकते हैं, चंद्रपुर देख सकते हैं, यहाँ साउथ में भी है चित्रदुर्ग, टुमकुर, यहाँ पर आयरन और डिपोजिट पाए जाते हैं। ये येलो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यहाँ ऑयल डिपोजिट है। देखो आसाम में दिग्बोई, नाहरकटिया, यहाँ इस तरफ समुद्र के किनारे अंकलेश्वर, कलोल, बसेन, मुंबई हाई। ऐसे ही ये जो डायमंड शेप है ऑरेंज कलर का, बॉक्साइट के डिपोजिट्स हैं, कटनी, अमरकंटक, कोरापुट, है ना। सो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। कोल के यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन भी है, इस बेसिस पे आप प्लेस भी कर सकते हैं। कोल का येरा, तालचेर, सिंगरेनी, ठीक है, यहाँ नेवली, तो यहाँ रायगंज, झरिया, बोकारो, बहुत सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही यहाँ है कि कोई से भी 2 नेचुरल रिसोर्सेज आपको लेना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और इंडिया के कहाँ कहाँ पाया जाता है वो मैप पे आपको पॉइंट आउट करना है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दम, और कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे कनेक्टेड है वो बताना है। देन नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्प्लीकेशन। ये वाला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैप इंडिया का लेके उस पर आप, जैसे कोल का मैंने लिख दिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राइट, ये नाम आप देख सकते हैं। ऐसे आयरन और उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, झारखंड में और गोवा में, ये आप खुद से पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो दोनों रिसोर्सेज हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो इधर तो पाया ही नहीं जा रहा है ना, किसी एरिया में ज्यादा है और किसी एरिया में कम है, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया जो है रिच है इन रिसोर्सेज में। सम स्टेट्स हैव वेरी लिटिल और नो सच डिपोजिट्स, है ना, जैसे मैंने राजस्थान और गुजरात का बताया, यहाँ तो है ही नहीं डिपोजिट या बहुत कम है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखो एक ही जगह है कोयला, है ना। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड क्या है? कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सीमेंट बनता है, स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आयरन ओर से हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज में, स्टील प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, राइट। तो ये सारे इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्शन है। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इम्प्लीकेशंस है कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इन पार्ट्स में, करंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या कैसे इंपैक्ट करेगा ये बताना है, और कुछ रास्ते हमें बताने हैं इन विच वी कैन यूज नेचर्स गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वे। कैसे हम इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं ताकि आगे की जनरेशन को भी इनका यूज करने को मिले। तो उसके ऊपर आंसर देना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है करंट जनरेशन के लिए क्या यूज है कि इकोनॉमी, जॉब और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। जो लोग जंगल में पहले उस जगह पे रहते थे, जंगलों की कटाई हो रही तो दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, राइट। फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेज कम बचेंगे, रिसोर्सेज का शॉर्टेज रहेगा, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है और क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा फ्यूचर जनरेशन को। सो रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल माइनिंग,
प्रैक्टिसेस को यूज, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को यूज करके, रीप्लांट करके ट्रीज को, रिस्टोर करके माइनिंग एरियाज को, रिड्यूस यूज बाय रिसाइकलिंग मेटल्स, स्विच करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव्स की तरफ, एजुकेट करना चाहिए लोगों को कंजर्वेशन प्रोसेसेस के लिए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स तो लगेंगे ही। सेकेंड पार्ट में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसके एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा वीडियोस वगैरह देख लेंगे। ओके, थर्ड पार्ट जैसे रहेगा, जो टेस्ट पेपर वगैरह रहेंगे इस चैप्टर से, वो मैं जो दूसरा वाला चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, में पहले भी बता चुकी हूँ, उस पे मैं पोस्ट किया करूंगी वीडियोस, तो आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं या होम पेज पे भी दिया हुआ है। ओके, जानकी स्टडी कॉर्नर चैनल है, उस पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।